कि अनुच्छेद 14 से लेकर के यदि 18 को अगर पढ़ेंगे तो एक कॉमन चीज आपको मिलता है, समानता। समानता नहीं, और समानता से तात्पर्य आर्थिक समानता नहीं है सिर्फ और सिर्फ, जो कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में दिया कि उन्होंने सारा सारा समानता को दरकिनार करते हुए आर्थिक समानता पर जोर दिया था, जबकि महात्मा गांधी के विचार सिर्फ आर्थिक समानता पर नहीं था, वह सामाजिक और राजनीतिक समानता पर भी जोर रहे थे। और याद रखिएगा, राजनीतिक समानता को स्थापित करने के लिए पूना पैक्ट समझौता किया था। अब पूना पैक्ट समझौते के तहत अनुसूचित वर्गों को है जो आरक्षण व्यवस्था स्थापित की थी। नहीं, तो इसलिए समानता का तात्पर्य, तो एक तो प्रश्न आता है कि समानता से मतलब क्या है, दूसरा आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता है, और इसका विकास किस रूप में हुआ समानता का। अगर मुझसे पूछा जाए कि लोकतंत्र के 3 पिलर्स किसको मानेंगे आप, तो ज्यादातर तो शासन के जो अंग है, तीनों संस्था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को ही 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। नहीं, लेकिन यह डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी को संचालन करने के लिए ये तीनों है। डेमोक्रेसी तो 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है, और उद्देशिका में भी देखिए यही लिखा हुआ है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। और यही तीनों संस्थाएं, जितने भी देश, कोई भी दुनिया का कोई भी देश यही काम करेगा कि यही तीनों स्थापित करेगा। समानता, कोई किसी का शोषण न करे। स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार का सुरक्षा किया जाए, उसको विकास करने का अधिकार दिया जाए। न्याय, संसाधनों का समान वितरण हो, किसी का कोई शोषण न करे। नहीं, और प्लेटो ने तो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सबसे ज्यादा न्याय को महत्ता दिया है, और अरस्तु ने तो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यह लिखा है कि यदि समाज में असमानता क्रिएट है, यदि समाज में असमानता है बंधु, तो वो क्रांति का कारण बनता है, क्रांति का कारण बनता है, और असमानता के कारण क्रांति उत्पन्न होती है। इसलिए पहला काम करे कि राज्य का कर्तव्य है कि असमानता को खत्म करे और सबको समान माने। तो समान किस रूप में स्थापित करेंगे आप, समानता किस रूप में स्थापित करेंगे, तो कानूनी समानता स्थापित कीजिए। किस रूप में स्थापित कीजिएगा, तो सामाजिक समानता स्थापित कीजिए। किस रूप में स्थापित कीजिएगा, तो आर्थिक समानता स्थापित कीजिए। और किस रूप में स्थापित कीजिएगा, तो राजनैतिक समानता स्थापित कीजिए। प्राकृतिक समानता कभी हो नहीं सकता है बंधु, दुनिया में संभव ही नहीं है कि प्राकृतिक समानता जैसी चीज हो जाए। और अगर मैं कहूं, एक उदाहरण दूं, कहो कि ठीक है जी, हम समानता स्थापित तो कर रहे हैं, चलिए ना एक कंपटीशन कर लेते हैं, और कंपटीशन में सारे जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करो। और यही तो समानता का स्वरूप देखा जा रहा है वर्तमान में। सारे जानवरों को एक साथ इकट्ठा करो और ये कहो कि जो उस पेड़ पे चढ़ जाएगा ना, वही विजेता कहलाएगा, या जो उस पेड़ को छुएगा वही विजेता कहलाएगा। क्लियर? 2 बातें कर दो, एक कंपटीशन तैयार करते हैं, और चलिए एक फायर करते हैं और कहते हैं कि सब एक साथ दौड़ो जी। जो ट्रैक पर हम देखते हैं एक साथ सब दौड़ता है, नहीं तो क्या जो पेड़ पर कौन चढ़ेगा? हाथी चढ़ सकता है पेड़ पर, क्या बंदर चढ़ेगा? और सबसे पहले कौन छुएगा? तो चीता छुएगा, कछुआ तो नहीं छुएगा। तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सबको समानता का दर्जा दे रहे हैं, सबको एक साथ दौड़ा रहे हैं, हम भेदभाव कहां कर रहे हैं? नहीं, तो इस समानता का मतलब नहीं ना हुआ। और यही तो देखा जाता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में आप बैठिए और कहिएगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, सबको तो एक ही पेपर दे रहे हैं। जब एक ही पेपर दे रहे हैं तो हम तो समानता स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए भी वही क्वेश्चन है, उसके लिए भी वही क्वेश्चन है। फिर इंग्लिश मीडियम वाला क्यों सिलेक्ट ज्यादा देख रहा है यूपीएससी में, अदर्स क्यों नहीं? तो हम तो कहेंगे भाई सबको समान पेपर दे रहे हैं, हम तो समानता स्थापित कर रहे हैं। समानता कहां रहा बंधु?
कि उसने अपना जो जिसने तैयारी की इंग्लिश मीडियम में, जो जीवन भर कॉन्वेंट स्कूल का प्रोडक्ट रहा हो, उसके सामने सरकारी स्कूल का बच्चा जो हिंदी मीडियम पढ़ा हो कैसे टिकेगा? आपने वो सुविधा दी ही कहां जो वो उसके बराबर आएगा? सुविधा देनी चाहिए थी ना, या तो सबके लिए इक्वल कर देना चाहिए था, नहीं, या तो नॉर्मलाइजेशन स्थिति लाना चाहिए था सबके लिए। ये समानता की परिभाषा हमेशा वैरी करता रहता है स्थिति के अनुसार। एक निश्चित परिभाषा देना बड़ा मुश्किल है समानता को। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है समानता से कि किसी भी व्यक्ति को बिना विशेष अधिकार दिए हुए उसको बराबर अधिकार मिलना, यानी कि सबको समान अधिकार मिलना। एक विचारक रहे हैं हॉब्स, जॉन हॉब्स, इंग्लैंड के थे। उन्होंने एक किताब लिखी लेवियाथन। उन्होंने कहा कि देखो जी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि देखो, आदि मानव के समय सब बराबर था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, वे सब अपने अपने शक्ति में प्रयोग। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य समूह में रहना शुरू हुआ, वो शक्ति अर्जित करने लगा, और शक्ति अर्जित इस प्रकार से करने लगा कि वह मत्स्य न्याय स्थापित होता चला गया। तो अपनी सुरक्षा के लिए सबने काम क्या किया ना, कि सब एक जगह बैठ गया, सब एक जगह बैठ गया, और अपनी शक्ति लेवियाथन एक बड़े राक्षस को दे दिया। एक समूह में सारा व्यक्ति बैठ गया कि देखो जी, ये भी शोषण कर रहा है, ये भी शोषण कर रहा है। इस शोषण से बचने का एक ही तरीका है, इस शोषण से बचने का एक ही तरीका है कि सारी शक्ति है जो इस व्यक्ति में केंद्रित कर दी जाए, और यह व्यक्ति था लेवियाथन, जिसको बड़ा राक्षस कहलाया। और लेवियाथन को कि सारी शक्ति का प्रयोग तुम करो और तुम ही समानता स्थापित करो। राज्य की अवधारणा यहीं से क्रिएट हुई, और राज्य का ही कार्य होता है समानता स्थापित करना। व्यक्ति समानता स्थापित नहीं कर सकता। हॉब्स ने जो एक किताब लिखा, उसी किताब से लेवियाथन की जो संरचना की, यहीं से समानता की शुरुआत हुई बंधु, और यहीं से राज्य की अवधारणा बनी। कहा कि आम लोगों ने राज्य का निर्माण किया, आम लोगों ने बनाया, और अपनी सारी शक्ति दे दी है ताकि तुम किसी के साथ भेदभाव ना करो जी। क्लियर? और यही स्थिति बाद में देखिएगा कि धीरे धीरे जब उदारवादी व्यवस्था आई, जब उदारवाद आया, तो इसमें व्यक्ति को महत्ता दी गई थी, ठीक है। और जब व्यक्ति को महत्ता दिया जाएगा तो व्यक्ति संपत्ति का विकास करने लगा, ठीक है, विकास करने लगा, और व्यक्ति अधिकार का प्रयोग करने लगा, और जो शक्तिशाली हो ज्यादा अधिकार रखने लगा। इस व्यवस्था ने पूंजीवाद को जन्म दे दिया, ठीक है। और पूंजीवाद से असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई कि जिसके पास संसाधन ज्यादा है, जिसके पास धन ज्यादा है, वो ज्यादा विकास कर रहा है, और संसाधन भी कुछ ही लोग के पास है, किसी के पास है ही नहीं संसाधन। क्लियर? इसके ठीक बाद, इसी के बाद कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, इसी पूंजीवाद के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया, और वह सिद्धांत था समाजवाद का, कि देखो जी, यह जो असमानता क्रिएट हो रखा है, इसी असमानता के खिलाफ समाजवादी व्यवस्था लाओ जो समानता क्रिएट करता हो, और वह कौन करेगा? तो राज्य करेगा। इसे राज्य का कर्तव्य होता है समानता स्थापित करना। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि जो पिछड़ा हुआ समाज का जो वर्ग है, चाहे वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, नहीं, बाद में आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, यदि पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष सुविधा दे देगा। चाहे महिलाओं को विशेष सुविधा दे दिया जाए, चाहे अनुसूचित जातियों को विशेष सुविधा दिया जाए, चाहे जनजातियों को विशेष सुविधा दिया जाए,
जब पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा दिया जाए, वो जरूर करेगा, ये राज्य का कार्य। इसलिए समानता स्थापित करना व्यक्ति का काम नहीं है बंधु, राज्य करे। क्लियर? लिखिए, समानता से तात्पर्य किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार के न होने से, अर्थात सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे तथा तथा सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा। तथा सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, आप समझिए इस बात को। मैं पहले समानता की बात कर रहा हूं, फिर मैं प्रकारों पर आऊंगा। अगर आप इसके विकास क्रमों को देखिएगा, तो बौद्ध धर्म को उठा करके देखिए, या जैन धर्म को उठा करके देखिए, या गांधी के सिद्धांतों को उठा करके देखिए, अन्य भी, इन दोनों धर्मों ने इन दोनों धर्मों ने कभी ये नहीं कहा कि धन का संचय किया जाए। ये कभी नहीं कहा। अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है और कहा कि धन का संचय नहीं होना चाहिए, धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और गांधी ने भी न्यायता का सिद्धांत दिया है और कहा कि जिसके पास धन है वो अपनी इच्छा अनुसार लोगों के बीच बांटते। भारतीय समाज में तो समानता को इस रूप में भी देखा गया है बंधु, कि आप यदि एक साथ भोजन करते हैं तो एक ही साथ उठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता ही तो फिर आंदोलन होता ही नहीं, कि भारत में तो वर्ण व्यवस्था स्थापित थी और वर्ण व्यवस्था में तो किसी किसी वर्ण को विशेषाधिकार था, लेकिन यह व्यवस्था इस रूप में थी ताकि उसके कार्य प्रणाली को, उसकी विशेषज्ञता का प्रयोग किया जाए। यानी कि जिस वर्ण में जन्मा हो उस वर्ण का नॉलेज रखे, साथ साथ वो अपना विकास करे। इसे गांधी ने वर्ण व्यवस्था को कभी आलोचना ही नहीं की। गांधी ने जातिवादी व्यवस्था की आलोचना की। लेकिन इसी व्यवस्था से जातिवाद उत्पन्न होता चला गया, विकृति आती गई और जातिवादी व्यवस्था ने असमानता को क्रिएट कर दिया। क्लियर? जब तक आप, अच्छा, इसको बढ़ाने का काम ऑलरेडी शासकों द्वारा भी किया जाने लगा, क्योंकि उस समय तो सत्ता का बंटवारा दो ही के बीच में हो गया था, दोनों ऊपरी वर्णों में। निचले वर्ण का तो कोई रोल ही नहीं था। और असमानता वही, क्योंकि सारी शक्तियां अपने में केंद्रित कर लिया था दोनों। और समाज में असमानता, और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, ये वर्ल्ड के सभी देशों में हुआ है, कि ऊपर में राजा होता है और राजा को सलाह देने वाला पोप है, अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग की संख्या कितनी? यानी कि सारा विशेषाधिकार तो यही रखे हुए। क्लियर? इसलिए अगर आप कहें कि समानता स्थापित की जा सकती है ना, तो संभव नहीं बनता, मुझे लगता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कि आप कहें कि नहीं जी हम समानता स्थापित करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो दिव्यांग पैदा हो या कोई अन्य घटना के कारण दिव्यांग पैदा हो, तो क्या उसे विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए? तभी ना वो आपके बराबर आ पाएगा। तो आप कहेंगे मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है। इसे कहते हैं समानुपातिक समानता या न्याय। जरूरतों के आधार पर जिसे जो व्यवस्था, जिसे जो जरूरत, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी जरूरतमंद लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी।
क्लियर। तो समानता से तात्पर्य यही है बंधु कि समानता किसी को भी विशेषाधिकार नहीं देता, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे वह आर्थिकी हो, चाहे वह कानूनी। क्लियर। लिखिए, क्या लिखिए? अधिकार प्रदान हो, इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं कानूनी समानता को प्रधानता मिली, प्रधानता दी जाती। क्लियर। पैराग्राफ उदारवादी व्यवस्था में व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है। व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए अधिक से अधिक शक्तियां अर्जित करना चाहता है। शक्तियां अर्जित करना चाहता है। वह आर्थिक रूप से अधिक शक्ति अर्जित कर, वह आर्थिक रूप से अधिक शक्ति अर्जित कर वह राजनैतिक तथा सामाजिक विशेषाधिकार की मांग करता है। नहीं कहते हैं ऐसा? जिसके पास पैसा आ जाता है तो देखते हैं वह अपना रुतबा समाज में किस रूप में रखता है। सेठ जी आ गए, साहूकार आ गया, नहीं आप बैठे रहिएगा, खड़े हो जाइएगा, बैठिए ना, नहीं। और वही रिक्शा चालक आ जाए तो कह जाओ कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने उसकी ताकत को देखा आर्थिक रूप से, और इसी ताकत के दम पर वो चाहता है कि हमारा सामाजिक विशेषाधिकार मिले, और इसी ताकत के दम पर चाहता है कि हमको राजनैतिक विशेषाधिकार मिले। ऐसे अल्पसंख्यक ही बनेगा, जिसकी संख्या कम है ना वही जाके राजनीति में बैठेगा। समझिएगा, आप कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, आप नहीं जीत पाइएगा, लेकिन जिसके पास पैसा वो जीत जाएगा। नहीं होगा ऐसा। वह विशेषाधिकार की मांग करता है क्योंकि उसने संपत्ति अर्जित कर ली। जमींदार विशेषाधिकार की मांग करने लगा। अब जमींदार के पास पैसा था तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अधिकतर जमींदारों को विधायिका में भेज दिया, जाओ जी खुश रहो, जाओ खेलो जाकर के वहां पे। नहीं। और आज भी संसद को उठा करके देखिए, संसद में कितने प्रतिशत लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा है। कोई इक्का दुक्का छोड़ करके कोई लखपति इक्का दुक्का होगा, नहीं होए, एक दो है ऐसे जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। ज्यादा के ज्यादा जैसे एक उड़ीसा के एक विधायक हैं, हाँ? अब तो बात वही ना है, अपवाद स्वरूप, जिनके इक्का दुक्का उंगलियों पर गिना जा सकता है। वरना तो संपत्ति अगर देखे तो 354 करोड़ भी मिल जाता है। नहीं। और राज्यसभा की सीट आसानी से बिक जाती है। क्लियर। तो वो अधिक अधिकार की मांग करता है क्योंकि उसके पास आर्थिक है। कार्ल मार्क्स ने कहा ये तो एकदम पागल हो गया है,
ये तो सारी शक्ति अपने में केंद्रित कर लेगा। नहीं, इस व्यवस्था से अस राजनीतिक विशेषाधिकार की मांग करते, ये हो गया ना, है ना। इस व्यवस्था से, इस व्यवस्था ने असमानता जैसी प्रणाली को जन्म दिया। असमानता जैसी प्रणाली को जन्म दिया। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में, याद रखिएगा मैं विचारकों को भी टैग करा रहा हूं बंधु, ध्यान रखिएगा। पीटी में आजकल ना किसी के कथन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीटी में, ठीक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, असमानता को क्रांति का जनक किसने माना है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसलिए मैं कोटेशन साथ साथ अब लिखवाते चल रहा हूं उसके साथ भी, ताकि यदि किसी व्यक्ति से भी पूछ लेगा या पुस्तक से पूछ लेगा, क्लियर, आपसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, कहेंगे बताइए जी किसकी रचना है, ठीक है। और ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप ना उसके साथ पढ़िएगा, और एनसीईआरटी में है इसका उल्लेख, ठीक है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में असमानता को, पॉलिटिक्स उनकी किताब की रचना है, पॉलिटिक्स में असमानता को क्रांति का जनक माना है। अठारहवीं 19वीं शताब्दी के दौरान कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी के दौरान कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल तथा दास कैपिटल तथा तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में समाजवाद को, समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। जो उदारवाद में उत्पन्न पूंजीवाद के खिलाफ प्रस्तुत किया। समाजवादी व्यवस्था के तहत वह समानता स्थापित करने हेतु, ब्रैकेट में लिखे विशेषकर आर्थिक समानता, स्थापित करने हेतु राज्य को अधिकार प्रदान करते। अच्छा, एक बात और, एक बड़ा कंफ्यूजन मैंने ये शब्द लिखवाया है ताकि एक अफसोस समझिए यहां पे। कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखो भैया, पूंजीवाद में असमानता क्रिएट हुई,
असमानता क्रिएट हुई पूंजीवाद से, क्योंकि जिसके पास संपत्ति ज्यादा रख लिया, किसी के पास कम है। ठीक है, तो इसके खिलाफ पूंजीवाद ने असमानता क्रिएट हुई। तो इस समानता को स्थापित करना है तो हमको समाजवाद लाना पड़ेगा। समाजवाद में राज्य की भूमिका होगी। राज्य क्या काम करेगा ना, सारी संपत्ति छीन लेगा, सारी संपत्ति पर अधिकार करेगा, अधिकार करेगा, और राज्य इन सारी संपत्ति को बांट देगा, जिससे समानता क्रिएट हो जाए। ठीक है, जिसकी जरूरत है उसको रख दे कर बाकी छोड़ देगा, बाकी बांट देगा, इस समानता क्रिएट हो जाएगी। इसको क्रांतिकारी समाजवाद कहा गया या वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। क्लियर। इसी अवधारणा को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, जब उसने शॉक थेरेपी अपनाई थी, जब हिंदुओं से सारी संपत्ति छीन लिया था और कहा था कि अच्छा तुम्हारे पास संपत्ति है तो तुम शराब पिएगा, और शराब में जाकर के तुम षड्यंत्र करेगा, तो संपत्ति, शराब खाने पर भी रोक लगा दिया था और सारी संपत्ति को छीन लिया था। इसको शॉक थेरेपी बोलते हैं। इसी शॉक थेरेपी का प्रयोग किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने, और इसी शॉक थेरेपी का प्रयोग किया इंदिरा गांधी ने, जब राष्ट्रीयकरण कर दिया था बैंकों का। ठीक है, या इसी शॉक थेरेपी का प्रयोग किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जब एयर इंडिया को भारत के राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस समय टाटा का था, बाद में उसको राष्ट्रीयकरण करके अपने पास रख लिया, राज्य का अधिकार बना दिया। क्लियर। तो ये एक चीज है, तो सारी संपत्ति पर अधिकार करें, तो सारी संपत्ति पर अधिकार। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इससे क्या होगा कि राज्य के पास ज्यादा ताकत आ जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है जिसके पास ज्यादा ताकत हो वही शोषक बन जाए, और राज्य कहे मैं ही सर्वे सर्वा हूं, कोई और नहीं है। नहीं, राज्य अगर ऐसा करेगा ना बंधु, ठीक है, तो राज्य ही शोषक बन जाएगा। तो कहा नहीं जी, जब इस स्थिति बराबर हो जाए तो राज्य को ही खत्म कर दो, राज्य को समाप्त कर दो, जनता के पास सब शासन हो जाएगा, सब जनता हो जाएगा। इसलिए कार्ल मार्क्स ने राज्य विहीन समाज का वर्णन किया है, कहा कि राज्य को शोषक होने से बचा लो, राज्य को ही खत्म कर दो, ये सारी शक्ति तो राज्य में केंद्रित हो जाएगी। महात्मा गांधी ने भी राज्य विहीन समाज की अवधारणा दी, कहा कि राज्य को शोषक नहीं होना चाहिए, कि हाँ राज्य शोषक हो सकता है। और यही कीजिए कि समानता स्थापित करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा देखिएगा कि भूमि सुधार व्यवस्था को लागू किया गया। क्लियर। तो लिखिए, क्या लिखिए, अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, हाँ, राज्य के शोषण से बचाने के लिए राज्य विहीन समाज की अवधारणा दी। राज्य विहीन समाज की अवधारणा दी। महात्मा गांधी ने भी राज्य विहीन राज्य महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया। नहीं, महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया। अच्छा, क्योंकि सब बराबर होगा बंधु, ये विचार तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबका था, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। नहीं, तो भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता आंदोलन भेज सकते। जो समाज एक दूसरे को छूने नहीं दे रहा है, जो समाज में संपत्ति की का केंद्रीकरण है, न तो लैंगिक समानता है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दे रहा। आप समझिए स्थिति क्यों है, क्यों समानता लाई गई। भारतीय समाज की स्थिति समझिए बंधु, क्यों जरूरत था समानता वाली बात।
भारतीय समाज की स्थिति थी। स्थिति ये थी कि आप देखिए कि एससी और एसटी वर्गों को अछूत माना जाता था। उन्हें मंदिर जाने पर रोक था, मंदिर प्रवेश पर रोक था। नहीं, अब तो बहुत कुछ सुधर गया है। मंदिर प्रवेश पर रोक था, इसलिए बायकॉम सत्याग्रह चली थी, याद होगा। इससे बायकॉम और खुद महात्मा गांधी इसके लिए खिलाफ थे। नहीं, आप असमानता देखिए, लैंगिक असमानता बहुत विद्यमान थी। लैंगिक असमानता क्रिएट था। कितने प्रतिशत महिलाओं को शिक्षा मिलता था? तो इक्का दुक्का। रामाबाई पढ़ ली तो क्रांति आ गया। नहीं, उस समय अपने आप में एक कादम्बनी पढ़ ली तो कहा अरे बाप रे, कादम्बनी ग्रेजुएट हो गई, एक क्रांति हो गई। एक महिला की शादी हुई, विधवा महिला की शादी हुई तो हजारों लोग देखने गए कि विधवा महिला की शादी कैसे होती। हाँ, और कितना तो उस भीड़ के चक्कर में नाली में गिर गए। नहीं कि भाई विधवा की भी शादी होती है, आश्चर्यजनक चीजें था। हाँ? महिलाओं को, एक कब्र में बैठा हुआ आदमी एक पैर कब्र में और शादी कर रहा है। और किस उम्र के महिलाओं से? पोती की उम्र की, नाती की उम्र, नतनी की उम्र की। यानी कि 60 साल का बूढ़ा, 50 साल का बूढ़ा और शादी कर रहा है 20 साल 25 साल की लड़की से। एक पैर कब्र में है, कब लुढ़क जाएगा पता ही नहीं। और उसके बाद भी पति परमेश्वर है, तो तुम उसके साथ चली जाओ। अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारा बाल साफ। नहीं, तुम नहीं गई तो तुमको हमेशा अकेलेपन जीवन जीना पड़ेगा। इस प्रकार की असमानता सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। पिछड़े वर्गों को कोई अधिकार नहीं था, पिछड़े वर्गों को कोई अधिकार नहीं। अब समझिए, संपत्ति पर कुछ लोगों का नियंत्रण, संपत्ति पर कुछ लोगों का नियंत्रण। आज सोचिए कि एक बड़ी आबादी इसमें शामिल है, एक बड़ी आबादी इसमें शामिल है। आपको एक मूवी आई थी आमिर खान की, लगान, देखा होगा। उस मूवी में एक कॉमन चीज देखना, हालांकि ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसमें देखना जाना तो दो है। एक कचरा एक नाम का व्यक्ति है, एक कचरा नाम का व्यक्ति, और उसके पूरे मूवी में कॉमन चीज देखना, उसके शरीर के ऊपरी अंगों पर कपड़ा नहीं, नहीं है कपड़ा। बाकी सब पर आधा कपड़ा है, लेकिन है, उसके शरीर पे कपड़ा नहीं। और उसका घर देखना कहाँ है? उसका घर देखना दक्षिण दिशा में और गांव से बाहर है। गौर करना, उसका घर है जो दक्षिण दिशा में और गांव से बाहर है। और एक और कॉमन चीज देखना, बाकी सबका घर गांव के बीच में है, बीच में, और सरपंच का घर एकदम बीच में। सबका एक कॉमन चीज देखना कि सबका घर बीच में है, गांव में है, उसका घर बाहर है। नहीं, और जब बॉल उसके पास जाता है तो छू देता तो कहता देखो जो छूत हो गया। समाज के उस तबके को, समाज का एक बड़ा तबका को आपने छोड़ रखा है, और जिसके बिना समाज नहीं चलेगा जी। समानता स्थापित नहीं हो सकती है उस समाज को साथ लिए बिना। महिलाओं की आबादी पूरे 2011 की जनगणना अगर देखा जाए तो पूरे 11 की जनगणना के अनुसार 48% महिलाओं की आबादी, 48 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि आधी आबादी है। नहीं, अब बिना महिलाओं को साथ, यानी आधी आबादी को बिना साथ लिए आप सोचिएगा विकास कर लेंगे, तो संभव ही नहीं। नहीं, यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोग खड़ा हो गए कि देखो जी हमारा शोषण करेगा, अगर ये चला जाएगा तो हम सब बराबर हो जाएंगे।
ये जो ललक थी ना लोगों में कि हमको आजादी मिलेगी, हमको भर पेट भोजन मिलेगा, हमको आर्थिक समानता मिलेगी, इसलिए देखिएगा ज्यादातर क्रांतिकारियों का जो आंदोलन का जो स्वरूप रहा है, जो हमला हुआ है क्रांतिकारियों का, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ है, वो जमींदारों के खिलाफ है हमला। ज्यादातर आप मूवी में देखिएगा वो जमींदारों के खिलाफ आपको दिखेगा, और ज्यादातर उस समय ऐसा होता था क्योंकि वो जमींदार शोषक वर्ग था, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर उसी का नियंत्रण था, कोई और था ही नहीं। साहूकार कर्ज के नाम पर पूरा जमीन ले लिया। आप लोगों ने एक प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, पूस की रात। नहीं, अब पूस की रात में किस प्रकार से प्रेमचंद उस स्थिति को बतलाते हैं कि ठंड में ठिठुरता रहता है, नहीं उठ नहीं पाता है, हल्को तो उठ ही नहीं पाता है, नहीं, और साथ में अपने साथ कुत्ते को भी सुला लेता, कम से कम इसे गर्मी हो, अलाव जला। और उधर आता भी है ना जो खेतों को बर्बाद करता, इतना हिम्मत नहीं कर पाता है, और कुछ पैसा बचा करके रखता है कि कंबल खरीदेंगे, तो साहूकार आता पैसा लेके चल जाता है। एक मार्मिक कथा है। आर्थिक सामाजिक शोषण किस प्रकार से हो रहा था वो दिखता है, नहीं, और राजनीतिक तो मार ही दीजिए, दूर दूर तक था ही नहीं कि प्रथम मंत्रिमंडल में एकलौती अमृता कौर थी, कोई और महिला थी ही नहीं, नहीं। तो एक आश्चर्यजनक चीजें थी जो भारत में, ये जो व्यवस्था जो थी ना, इसी व्यवस्था के खिलाफ कहा नहीं जी, देश को चलाना है तो हमको समानता स्थापित करना पड़ेगा, यानी सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यकता बन गई कि हमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा सबको, और सबके बीच में जिस पर कुछ लोग का नियंत्रण है, संपत्ति का बंटवारा करना होगा, नहीं। यही कारण है कि विशेष सुविधा देने की अवधारणा वहीं से आई। क्लियर? हालांकि इसके पूर्व विशेष सुविधा यानी आरक्षण दिया जाता था। लिखिए भारतीय समाज की स्थिति। आप लोग एक बुक जरूर पढ़िएगा, इंडियन सोसाइटी, एनसीईआरटी में है। भारतीय समाज जरूर पढ़िएगा बंधु, भारतीय समाज है, 11th में है, 9th में पढ़ना होगा, देखो ना उसमें हम बनाए थे उसमें। एनसीईआरटी वाला एक उसमें होगा, उसमें एक इंडियन सोसाइटी दिए होंगे, जरूर लिखे हुए को, तो फोटो खींचा था कोई? इंडियन सोसाइटी 6 क्लास वाले, 6 क्लास में है, 7th क्लास में है, 8th में भी है, 9th में, 12th में भी है। इंडियन सोसाइटी जरूर एक बार पढ़ लेना, बहुत क्लियर हो जाएगा। 6 से पढ़ना है, और यहां से अधिकतर क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। जो भारतीय समाज को जब तक नहीं समझिएगा कैसे क्लियर होगा? क्लियर? तो उसमें है पढ़ना, ठीक है। लिखिए, हो गया। इसका कारण क्या था? लिखिए। हाँ तो क्या बात कर, हाँ, हजरत घर से, अरे क्या लेकर के आए हैं? क्या ठेको ले आए हैं? क्या बात, जरूरी भी है। अरे स्टूडेंट्स का नाश्ता होता क्या है? अब ना तो समोसा, ये थोड़ा सा, नहीं तो भुंजा, सत्तू, अठेकुआ, तो वही भुंजा में सब आ गया। वो तो बात की ना बातें है कि पैसा नहीं, पॉकेट जवाब दे देगा तो भी नहीं आएगा। हाँ, पॉकेट यदि जवाब दे तो भी नहीं आएगा।
और रेस्टोरेंट के लिए तो 100 रुपया भी बहुत बड़ी बात। अरे बाप रे, 100 रुपया लग गया है। जिस दिन 100 रुपया एक्स्ट्रा आ जाता था, आह, मजा आ गया आज तो। नहीं, घर से तो उतना ही मिलता है। गलती से मांग ले इस बार इतना, पिछले बार तो हम इतना दिए थे, इस बार थोड़ा सा कम खर्च करो। नहीं, क्लियर हो गया यहाँ पर। इसी को लेकर के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में समानता को स्थापित किया। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के उद्देश्य का तथा अनुच्छेद 14 से 18 तक में अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता को स्थापित किया है। वहीं राज्य को वहीं राज्य को अनुच्छेद 39 के तहत राज्य को अनुच्छेद 39 के तहत समानता स्थापित करने हेतु समानता स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 तथा अनुच्छेद 41, 43 राज्यों को निर्देश प्रदान किया है। क्लियर। अब आता है तो ये हो गया संविधान में कहाँ है, तो 14 से लेकर के 18 तक में है। और ये दोनों तो ये तो व्यक्ति को है कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, अच्छा, एक आप लोगों ने एक देखा होगा कि दशरथ मांझी द माउंटेन मैन एक मूवी आई थी, तो उसमें हीरो है जो बाहर से कमा करके आता है, नहीं, गांव में, और एकदम पूरा टिप टॉप पहन करके आता है, चश्मा लगा करके, नहीं, तो जैसे ही प्रवेश करता है तो सामने मुखिया मिल जाता है उसको। अब मुखिया के गुर्गे मिल जाते हैं। नहीं, तो वो तो शहर में यह देख करके आया था कि शहर में सब बराबर, और सब बराबर जैसे ही सब बोलता है तो डांस करने लग जाता है कि अब सब बराबर, मतलब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। इस खुशी से पागल हो जाता है वो तो, कि सब बराबर, क्योंकि शहर में वो पढ़ा था। लेकिन जैसे ही वो गांव में आता है तब मुखिया यहाँ तो बात कर रहा है, कैसे चलेगा। वो सब बराबर हो जाएगा तो सब एक ही थाली में थोड़े ना खाएगा। ये बात कर ही रहा होता है कि वो आ जाता है, और जब आता है तो अगर और मुखिया जी सब ठीक, सब बराबर, क्योंकि मुखिया उसके बचपन में ही देखा था, पहचान नहीं पाता है दशरथ मांझी को। नहीं, अब मुखिया आश्चर्यचकित होकर के कि इतना जांबाज व्यक्ति कहां से आ गया, अभी एकदम स्मार्ट, चश्मा लगा करके, टोपी लगा करके, एकदम झकास कपड़ा पहन करके, नहीं, और उसमें जूता भी पहने हुए था।
नहीं। और जब व्यक्ति आता है तब मुखिया को एकदम, अब मुखिया एकदम खुशी से पागल और बाबू ठीक नहीं, क्योंकि गांव में शहर के व्यक्ति का आना एक बड़ी बात होती थी। ठीक है। और जैसे उसे पूछता है तुम कौन हो, तो नहीं पहचाना, कहता नहीं बताओ। जब वो अपना परिचय देता है उसी समय वो दुत्कार देता है और उसके बाद मार खा करके आता है। नहीं, आप समझिए, गांव और शहरों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरीके की व्यवस्था है। भले ही कानून बना दिया, लेकिन कानून लागू कितना प्रतिशत है इस पर सवाल खड़ा करता है। नहीं, कि कानून अपने संसद के माध्यम से पारित करा दिया, संविधान में लिख दिया, लेकिन ऑन जो रूट लेवल पर जो स्थिति है वो कैसी। कभी कभी आप जो बार बार कहते हैं फिल्में समाज का आईना होता है, जो समाज में घटित होता है उसको कलाकारों के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया जाता है। नहीं, कि एक बताइए कि आप सब संविधान में लिखा वो तो पढ़ करके आए, वो तो सुन करके आए, और जैसे ही उसको सच से सामना होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ मेरे साथ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने तो कर तो दिया, और साथ साथ ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन वह प्रयास आज भी जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। अब अगर हम इसकी बातों को देखें संविधान वाली, क्लियर, तो संविधान में तो इसको उल्लेख कर दिया कि भाई हम समानता स्थापित करेंगे, तो उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता स्थापित नहीं, तो उद्देशिका में भी स्थापित किया